हेलो क्लास 9। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, जीवन की मौलिक इकाई। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। कोशिका की खोज किसने और कैसे की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली काट को देखा जिसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। उसमें दिख रहे प्रकोष्ठों को ही कोशिका का नाम दिया गया। देखिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली काट को देखा। कॉर्क होता है एक पेड़ की छाल, समझ लीजिए आप, और उसको सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। तो जो छोटी सी जो छाल थी पेड़ की, वो बहुत बड़ी नजर आने लग गई और वो ऐसे नजर आई कि जैसे कि कोई मधुमक्खी का छत्ता हो। तो मधुमक्खी के छत्ते में आपने देखा ना, छोटे 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 खाने होते हैं, बस वही खाने उसमें नजर आए और वो एक खाना, एक प्रकोष्ठ जो है वो एक कोशिका बन गई। तो इस तरह से पहली बार कॉर्क में कोशिकाएं देखी गई और बाद में सभी जीवों में इन कोशिकाओं को देखा गया। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इस तरह की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? ये एक्चुअली में दो प्रश्न हैं कि इसको संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं क्योंकि सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं। उनके शरीर में होने वाली क्रियाओं का संचालन कोशिका द्वारा ही होता है। इसलिए जो भी जीव हैं वो नंबर 1 कोशिकाओं से बने हुए हैं, इसलिए वो संरचनात्मक इकाई है। और उनके शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो सांस लेना है, चलना है, वो सारा का सारा काम भी कोशिकाएं ही करती हैं। इसलिए वो संरचनात्मक इकाई भी बन गई और क्रियात्मक इकाई भी कोशिकाएं हमारी जीवन की बनती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करो। तो कार्बन डाइऑक्साइड विसरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका से अंदर बाहर आ जा सकती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में बढ़ जाती है तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और जब बाह्य वातावरण में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो अंदर क्योंकि सांद्रता कम है तो अब वो कोशिका के अंदर चली जाती है। तो विसरण प्रक्रिया द्वारा विसरण में जहां पर सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होगी, वहां से जहां कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड उसी दिशा में चली जाएगी। अगर सांद्रता अंदर कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर चली जाएगी, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बाहर कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर से बाहर आ जाएगी। और इसी तरह से जो जल के अणु हैं वो परासरण के कारण कोशिका की वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाता है। अगर जल की सांद्रता बाहर ज़्यादा होगी, अंदर कम होगी, तो वो कोशिका के अंदर चला जाएगा। इसी तरह से अगर जल की सांद्रता कोशिका के अंदर ज़्यादा होगी तो जल कोशिका से बाहर निकल आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? देखिए, अभी आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड या पानी, जल, वो कोशिका से अंदर और बाहर जा सकता है, और अंदर और बाहर जाने के लिए एक रास्ता है, वो है झिल्ली, पारगम्य झिल्ली। तो उसको वर्णात्मक क्यों कहते हैं? वर्णात्मक इसलिए कहते हैं कि वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो परमिशन देता है आने या जाने की। तो इसका उत्तर हुआ कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के घटकों को बाह्य वातावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने देती है और अन्य पदार्थों की गति को रोकती भी है। इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि वो कुछ पदार्थों को तो आने जाने देती है और कुछ पदार्थों को कोशिका से अंदर बाहर नहीं आने जाने देती। हमारा अगला प्रश्न है, क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थान को भर सकते हैं जिसमें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट किया गया है? तो हम सीधा ही अंतर को पढ़ लेते हैं। तो इसमें अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका।
तो प्रोकैरियोट में आकार प्रायः छोटा होता है, 1 माइक्रोमीटर तक इसका आकार होता है। 1 माइक्रोमीटर 10 की शक्ति -6 मीटर के बराबर होता है, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। इसका आकार प्रायः 5 से 100 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। दूसरी बात है केंद्रकीय क्षेत्र। तो प्रोकैरियोटिक में अस्पष्ट केंद्र क्षेत्र में केवल क्रोमैटिक पदार्थ होता है और उसे केंद्रकाय कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सुस्पष्ट होता है, जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 1 होते हैं, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम 1 से अधिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं होते, वो अनुपस्थित होते हैं, बल्कि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होते हैं, जैसे कि प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि, ये उसमें होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप ऐसे 2 अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? ये वो अंगक हैं जो कोशिका में होते हैं। जी हाँ, 2 पदार्थ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। प्लास्टिड को हम लवक भी कहते हैं, तो आप लवक लिख दीजिए या प्लास्टिड लिख दीजिए, जैसा भी आपको याद रहे। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होता है? वो पूछना चाह रहा है कि यदि कोई कोशिका टूट जाती है किसी न किसी भी वजह से तो क्या होता है। देखिए, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो कोशिका का अवशिष्ट यानी कि जो बाकी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसको निपटाने वाला तंत्र लाइसोसोम कोशिका में फट जाते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं वो भी फट गए और लाइसोसोम से निकले एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं, यानी कि अपनी ही कोशिकाओं को खा जाते हैं। इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कई बार हम लाइसोसोम को बोल देते हैं। लाइसोसोम जो है वो फटेगा, उसमें से एंजाइम निकलेगा और वो अपनी ही कोशिका को जो उसका वेस्ट मटेरियल था वो पचा जाएगा, पाचित कर लेगा। अगर हम इसको देसी भाषा में कहें तो वो खा लेगा उसको। ऐसा ही हमारा अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? उत्तर लगभग आपको पता ही चल गया पिछले प्रश्न में कि जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं, उसमें से एंजाइम निकलते हैं और अपनी ही कोशिकाओं को पचा लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, तो इसका आंसर है राइबोसोम। यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? देखिए, यदि गोल्जी उपकरण ही ना हो तो अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ कोशिका के बाहर या अंदर नहीं आ पाएंगे। आपने देखा ना, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या पानी कोशिका से अंदर बाहर जाते हैं। यदि गोल्जी उपकरण ही नहीं होगा तो अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ कोशिका से बाहर या अंदर नहीं आ पाएंगे। और दूसरी बात, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम को बनाने में सहायक है। यदि लाइसोसोम ही नहीं बनेगा तो कोशिका अगर टूट जाएगी या मृत हो जाएगी तो उसका पाचन कौन करेगा? वो कोशिकाएं हमारे शरीर में पड़ी रहेंगी जो कि नुकसान का कारण बन सकती हैं। इसलिए गोल्जी उपकरण लाइसोसोम को बनाने में सहायक है। गोल्जी उपकरण के बिना कोशिका के पदार्थों का संचयन और रूपांतरण नहीं हो पाएगा। कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण अंतर्द्रव्य जालिका में होता है। अंतर्द्रव्य जालिका, इसको ER भी कह सकते हैं। इसके 2 भाग हैं, नंबर 1 खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका और नंबर 2 चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। जो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका है वो झिल्ली को बनाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण करता है और जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है वह झिल्ली को बनाने वाले वसा या जिसको लिपिड है उसका संश्लेषण
करता है, एक प्रोटीन का और दूसरा लिपिड या वसा का। हमारा अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली लचीलेपन के कारण जीव बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कोशिका पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पचा जाता है। देखिए, जो कोशिका है वो अपनी थोड़ी सी लचीलेपन के कारण जो है वो थोड़ा सा उसमें एक गड्ढा सा बन जाता है और फिर जो है वो जो पदार्थ है वो कोशिका के अंदर चला जाता है और कोशिका की जो शेप है, जो आकार है, दोबारा से उसी अवस्था में आ जाता है जो पहले था। प्रासरण क्या है? देखिए, प्रासरण एक विशिष्ट विधि है जिसके द्वारा जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। देखिए, अभी आपने एक प्रश्न पढ़ा था जिसमें था कि पानी कोशिका के आर पार कैसे जाता है, तो उसमें बताया गया है कि जो पानी है वो पारगम्य झिल्ली को क्रॉस करके अंदर से बाहर आ सकता है यदि अंदर जल की सांद्रता ज़्यादा होगी। वो बाहर से अंदर जा सकता है यदि जल की सांद्रता बाहर होगी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।